तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि हम लोगों ने भारतीय संविधान में मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 3 भाग 4 को ऑलरेडी समझ चुके थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे भाग 4 के क को, है ना, अनुच्छेद 51 के क। तो भाग 4 के क जो है वो मुख्य रूप से मूल कर्तव्य है, जिसको हम लोग मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कह सकते हैं। तो मूल कर्तव्य को आज हम चर्चा करेंगे। आपको हम बता देते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था, यानी मूल संविधान जो हमारा बनकर तैयार हुआ था, तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था। तो मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था। इसे जो है बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो आइए जानते हैं कि मूल कर्तव्य है क्या और मूल कर्तव्य पर कौन कौन से प्रश्न जो है परीक्षा में आते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य को भाग 4 और संविधान के अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। अब हम जानेंगे कि मूल कर्तव्य क्यों इसको ज़रूरत पड़ी, आखिर इसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो 1976 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी कांग्रेस की सरकार थी और उसमें यह कहा गया, सरकार ने यह कहा कि संविधान निर्माण के समय जो भूल हुई थी उस भूल को सुधार लिया गया और संविधान में मूल कर्तव्य को एक अलग पाठ जोड़ा गया है। अब ऐसा इसलिए कहा गया चूँकि हुआ क्या था कि 1975 में जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि जून 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई थी। उस आपातकाल के दौरान बहुत सारे ऐसे हमारे जो नागरिक है, नागरिकों को जो है मतलब कह सकते हैं कि नियम कानून को पालन करवाने के लिए ज़बरदस्ती करना पड़ा। और साथ ही साथ उस समय यह महसूस होने लगा कि नागरिकों में कानून के प्रति संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस ने यानी 1976 में कांग्रेस की सरकार ने एक स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया। उस समिति का नाम भी याद रखना है आपको, स्वर्ण सिंह समिति 1976। तो स्वर्ण सिंह समिति 1976 मुख्य रूप से जब इसका गठन किया गया तो इसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के लिए संस्तुति करने, मौलिक अधिकारों के संस्तुति के संबंध में सिफारिश करने को कहा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति ने स्वर्ण सिंह समिति ने अपना जो संस्तुति की उसमें 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को बताया था। तो स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में इन्हीं के आधार पर, है ना, इसी समिति के सिफारिश के रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश को संस्तुति भी कह सकते हैं, पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। अब चर्चा इस पर करते हैं कि हुआ यह था कि आपको
पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो दो तरह के जो है मॉडल है शासन प्रशासन का, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। आपको जानना यह है कि पूंजीवादी एक मॉडल है और एक समाजवादी, और एक तो बीच में जो है पूंजीवादी और समाजवादी के बीच में जो दोनों के गुणों को मान लिए हुए हैं उसको कहते हैं मिश्रित, है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश। तो जितने भी पूंजीवादी कंट्री है, यानी विश्व के जितने भी लोकप्रिय कह सकते हैं पूंजीवादी कंट्री है जहाँ पर लोकतांत्रिक शासन है, उनमें कहीं भी मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य का चर्चा नहीं किया गया है। जैसे अमेरिका के संविधान, फ्रांस, जर्मनी, है ना, उसके बाद जो है अन्य भी जो पूंजीवादी देश है, जो भी पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश है, वो सब अधिकतर पूंजीवादी देशों में मूल कर्तव्यों का कोई समावेश नहीं है। तो इस चीज़ को भी नोट करना है कि पूंजीवादी जो भी देश पूंजीवादी मॉडल को अपनाए हुए हैं, यानी पूंजीवादी मॉडल को जो भी देश अपनाए हुए हैं, उन देशों में मूल कर्तव्य को कहीं भी कोई स्थान नहीं दिया है। लेकिन जो समाजवादी मॉडल से प्रेरित है या जो समाजवादी मॉडल को अपनाए हुए हैं, उन देशों ने मूल कर्तव्यों को कहीं अधिक जो है महत्व दिया है। तो दो बातें हैं, मूल कर्तव्य का महत्व जो है, मूल कर्तव्य अब एक हमारा है पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश, दूसरा समाजवादी लोकतांत्रिक देश। तो मूल कर्तव्य जो है पूंजीवादी लोकतांत्रिक देशों में नहीं, जो भी पूंजीवादी लोकतांत्रिक देश है वो मूल कर्तव्य को महत्व नहीं दिए, यानी अपने संविधान में उसका कोई समावेश नहीं किए। लेकिन जो समाजवादी लोकतांत्रिक देश है वहाँ पर मूल कर्तव्यों का महत्व है। तो 1976 की बात है, तो 1976 में पूर्व सोवियत संघ, चूँकि आपको इस चीज़ को इतिहास में भी आप पढ़े होंगे कि सोवियत संघ का विघटन 1990 में हुआ। सोवियत संघ का यानी विघटन कब हुआ? 1990 में। 1990 से पहले पूर्व सोवियत संघ, जिसको आज हम लोग रूस कहते हैं, उसका नाम था पूर्व सोवियत संघ। तो पूर्व सोवियत संघ यानी रूस, तो सब एक चीज उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। उदाहरण, पूर्व सोवियत संघ रूस, ठीक है। तो हमारा जो देश भारत उस समय जो शासन व्यवस्था थी कांग्रेस की, तो हुआ क्या था कि 1975 में कांग्रेस की सरकार ने सोवियत संघ से प्रभावित होकर के, कहाँ से प्रभावित होकर के? तो सोवियत संघ से प्रभावित होकर के, कह सकते हैं इसको अब क्या कहा जाता है? पूर्व सोवियत संघ को रूस कहा जाता है, पूर्व सोवियत संघ USSR, है ना। अब पूर्व सोवियत संघ जो है से प्रभावित होकर के हमारे देश में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि जो है मूल कर्तव्य है वह किससे प्रभावित है? तो प्रभावित किससे होगा? तो USSR, पूर्व सोवियत संघ। तो मूल कर्तव्यों का जो है हमारे देश में मूल कर्तव्य को जो लागू किया गया वह किस देश के से प्रभावित होकर के, या कह सकते हैं प्रेरित होकर के। तो किस देश से प्रभावित या प्रेरित होकर किया गया? तो वह है सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। तो अगर प्रश्न आप में यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का भाग 4 का क किस देश के संविधान से प्रेरित होकर के गृहीत किया गया था? तो वह है पूर्व सोवियत संघ। तो
तो मूल कर्तव्य का जो है अभी माने कह सकते हैं प्रेरक देश कौन है, तो वह है पूर्व सोवियत संघ। यहाँ भी क्वेश्चन बना तो क्लियर हो गया। और लोग पूंजीवादी लोकतांत्रिक देशों में इसका बहुत कम महत्व मिलता है। अब आपको दो बातें जानना है कि स्वर्ण सिंह समिति ने, जो स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, स्वर्ण सिंह समिति 1976 में, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 प्रकार का मूल कर्तव्यों का बताया, मैंने 8 प्रकार के मूल कर्तव्यों को समावेश करने की सिफारिश की थी। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। तो स्वर्ण सिंह समिति जो थी वो कितने प्रकार का? 8 प्रकार के। चलिए अब जैसे इसको हम मिटा देते हैं। इसमें है भारतीय संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद क में जोड़ा गया यह पूर्व सोवियत संघ रूस से अभिप्रेरित है। यहाँ पर इस चीज़ को हमने नोट कर दिया है कि मूल कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया, तो पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से प्रेरित है। अब जो है स्वर्ण सिंह समिति, इसको नोट करेंगे कि स्वर्ण सिंह समिति जो है यानी स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 प्रकार की मौलिक कर्तव्यों को संस्तुत किया था। परंतु 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। देखिए थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने, तो 8 प्रकार के, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने, तो 8 प्रकार के, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को संस्तुत किया था। कितने? 8 प्रकार के। परंतु 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 51 के क में जोड़ा गया। तो यहाँ पर आपको जानना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्यों को। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को सिफारिश की थी? तो 8। अब हुआ क्या कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो 10 जोड़ा गया, उसके बाद 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ।
तो उसके बाद आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, जोड़ा गया। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना मौलिक कर्तव्य बनाया गया। आपको इस चीज़ को ज़रा सा नोट करना होगा, इसी पर ध्यान देना होगा कि 10 मौलिक कर्तव्य तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए, लेकिन 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा कौन है? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अभिभावकों का कर्तव्य दिया गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का अभिभावक का कर्तव्य। इस प्रकार से देखा जाए तो वर्तमान में अभी जो कह सकते हैं, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। क्लियर? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब हम मौलिक कर्तव्य पर, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की 11 संख्या, तो क्या हम 11 मौलिक कर्तव्य को याद करें? देखिए, मौलिक कर्तव्य को आप यदि मुख्य परीक्षा अगर देते हैं कभी कमीशन वगैरह का, तो उसमें शायद ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक बार तो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम में कह सकते हैं, आईएएस के एग्ज़ाम में, सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में यहाँ पूछ दिया गया था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको लिखें। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, 11 मौलिक कर्तव्य है, उनको आप लिखें। तो यह जब लिखित परीक्षा होता है तब उस पर इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं कि आप मौलिक कर्तव्य को पूरा लिखें, या मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार और नीति देशक तत्व में क्या सामंजस्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। परंतु जो आप कह सकते हैं एक दिवसीय एग्ज़ाम होते हैं, कह सकते हैं एक दिवसीय नहीं कह सकते हैं, यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप से एग्ज़ाम होते हैं, जैसे रेलवे हुए या जो भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम माने ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होते हैं, उनमें वह ऐसा नहीं पूछा जाता। उनमें सीधे से क्वेश्चन आता है कि भारतीय मूल कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो आप उसका आंसर आराम से दे सकते हैं कि मूल कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के क में है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। जैसा क्वेश्चन पूछा गया, हम आपको सारा चर्चा कर देते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा गया है कि भारतीय मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णन है। तो 51 के भाग 4 के क में, और किस अनुच्छेद में कहेगा तो 51 के क में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये भी पूछा गया है कि मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस समिति के सिफारिश पर लागू की गई। तो मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में किस समिति के सिफारिश पर लागू की गई। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लागू की गई। किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में लागू किया गया। तो यहाँ पर भी आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। तो इस भी क्वेश्चन आता है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर क्वेश्चन आएगा कि मूल कर्तव्य परिणाम में, माने जब 42वां संविधान संशोधन के समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी।
तो 42वां संविधान संशोधन के समय मूल कर्तव्य कितने बनाए गए? 10 प्रकार के मूल कर्तव्य जोड़े गए। फिर है किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा देने का मौलिक कर्तव्य घोषित किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माने शिक्षा देने का अभिभावकों का कर्तव्य घोषित किया गया। इस पर अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितना है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। अब आपको चाहे जैसा भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं बढ़िया से, तो चाहे जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको बना सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं कि मूल कर्तव्य को क्या मूल कर्तव्य एक प्रकार से न्यायालय में वाद योग्य है या नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, मूल कर्तव्य को लागू करने के लिए कोई भी न्यायालय में कह सकते हैं वाद योग्य नहीं है। आप मूल कर्तव्य को कानूनी रूप से लागू नहीं करवा सकते हैं। इस चीज़ को भी आप नोट कीजिएगा कि आप मूल कर्तव्य को लागू करने के लिए कानूनी बाध्यता है, तो मूल कर्तव्य को लागू करने की कानूनी बाध्यता नहीं है, चाहे मूल कर्तव्य को पालन करने की कानूनी बाध्यता नहीं है। अब इसको जरा सा हम मिटा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बता दें कि 11 जो मूल कर्तव्य है उनको आप मौखिक रूप से बता देते हैं। पहला है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। देखिए, इसको आपको कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको अपने दिमाग में इस चीज़ को जरूर रखने की ज़रूरत है ना। मूल कर्तव्य को आप ऐसा नहीं समझिए कि पूरा मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य को रटना है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है। आपको मुख्य परीक्षा अगर आएगा तो उसमें लिखना पड़ता है, लेकिन जो कंपटीशन का जो आज का एग्जाम है उसमें ऐसा नहीं कहीं पूछा जाता है, सीधे पूछा जाएगा मूल कर्तव्य की संख्या कितना है, तो 11 है। तो चलिए थोड़ा सा फिर चर्चा कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि 11 मूल कर्तव्य है, तो कैसे कौन कौन है मूल कर्तव्य? पहला, प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि माने प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, सॉरी व्यक्ति बोला गया। मूल कर्तव्य का पालन सिर्फ नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। तो मूल कर्तव्य का पालन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। तो यहाँ हो गया मूल कर्तव्य का पालन पहला नागरिक के लिए है, विदेशी के लिए नहीं। कह सकते हैं इसको दूसरी भाषा में गैर नागरिक के लिए नहीं। अब पहला बात आपको यह बता दें कि कौन कौन से वैसे मूल कर्तव्य है जो नागरिकों को पालन करने के लिए आवश्यक है। तो पहला, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। देखिए, ऐसे भी आप इसको थोड़ा सा अगर अपने आप को माने ओपन माइंडेड करके अगर सोचिए तो बहुत आसान है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो क्या करे, कि वह अपने संविधान का पालन करे, राष्ट्रध्वज, उसकी संस्था एवं राष्ट्रगान का आदर्श करे। पहला यही है कि प्रत्येक नागरिक कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे, उसके संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का राष्ट्रगान के माने आदर्श के पालन करे। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए, है ना, स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आदर्श है, स्वतंत्रता के लिए जो हमारा राष्ट्रीय आदर्श है उसको अपने हृदय में संजोए रखे, है ना। तो यह दूसरा कर्तव्य है। तीसरा है कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एकता,
अखंडता, संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखे, माने टूटने नहीं दे। तो तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है कि देश की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता को बनाए रखे, उसके टूटने नहीं दे, है ना। चौथा है कि देश की रक्षा करे, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा है कि ऐसी हमारी भावना का विकास करे जिससे सामाजिक समरसता, भातृत्व की भावना का विकास हो और ऐसी भावना किसी जाति, धर्म आदि से परे हो। और साथ ही यह भी दिया गया है कि ऐसी प्रथा का भी त्याग करे जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। हमें वो ऐसी प्रथा नहीं पालन करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हो, हमें इसी को ध्यान रखना है। छठा है कि हमारे देश की जो भी माने संस्कृति है या उसकी कल्चर है, उसको बनाए रखना है। उसके बाद है हमारा अगला कि पर्यावरण संरक्षण, वन जीव संरक्षण इत्यादि का संरक्षण करें। उसके बाद है हमारी जो सामाजिक विरासत है, संस्कृति है, उसको बनाए रखे। तो इस प्रकार से हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और अंतिम मौलिक कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु को अभिभावकों का शिक्षा देने का मूल कर्तव्य बनाया गया। तो इस प्रकार से 11 मौलिक कर्तव्य है ना। अब 11 मौलिक कर्तव्य है तो आप क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि संविधान के किस भाग में यह वर्णन किया गया है कि हमारे देश के संविधान का पालन करें, राष्ट्रीय झंडा, उसके संस्थाओं, आदर्शों का पालन करें। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है ना। चूँकि कमीशन लेवल में जो आप जाएंगे तब भी आपको चूँकि ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि किस भाग में संविधान हमारे जो है राष्ट्रीय झंडा, आदर्श, संविधान का पालन करने का उल्लेख मिलता है। तो वह है भाग 4 के क। तो आपको थोड़ा सा इसको एक बार रिपीट जरूर कर लेना होगा, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा हम बता दें कि हमारी जो अब मूल कर्तव्य है 11 मूल कर्तव्य, क्या वह 11 मूल कर्तव्य को पालन करने के लिए कानूनी बाध्यता है? तो मूल कर्तव्य को पालन करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ नोट कर दूँ, मूल, इसको देख लीजिए, मूल कर्तव्य को पालन करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। देखिए, इस पर आपको हम चर्चा करेंगे। पहला है कि मूल कर्तव्यों को पालन करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। यानी आपको जो अभी वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है, उन 11 मूल कर्तव्य को पालन करने के लिए आपके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। यानी आपकी अपनी कह सकते हैं निष्ठा, आपकी अपनी निष्ठा होनी चाहिए अपने देश की प्रति, अपने समाज की प्रति और अपनी इस धरती की प्रति। इस पर हम छोटा सा हम राइम्स बता देते हैं, जो रामा अवतार त्यागी जी का लिखा हुआ है, बहुत अच्छा है। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इस बात को कमेंट कीजिएगा। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दो। जिस देश की धरती पर आप जन्म लिए हैं, जिस देश की धरती ने आपको बहुत कुछ दिया है, जिस राष्ट्र ने आपको बहुत कुछ दिया है, उस राष्ट्र के प्रति भी आपका कर्तव्य है कि आप उस राष्ट्र के प्रति सम्मान, उसकी रक्षा, उसकी संस्कृति को बनाए रखिए। देखिए, बहुत ही गहन बात है। जब आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो आपको इस चीज़ को बहुत जानना जरूरी है कि हमारा राष्ट्र किन विकट परिस्थितियों से
बना है। किस प्रकार से जब हमारा राष्ट्र खंड खंड टूटने में खंड खंड विभक्त होने वाला था, उसके बाद भी हमारा राष्ट्र आज एक है और बहुत सारे देशी रियासतों को मिलाकर के हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ। और आज भी हमारे राष्ट्र में कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई संस्कृति के लोग रहते हैं, कई भाषा भाषी, कई रंग रूप, अनेक प्रकार की विविधताओं से कह सकते हैं, विविधताओं से हमारा देश भरा हुआ है। तो बहुत सारी विविधताओं वाला हमारा देश है, तो हमें अपने देश को बनाए रखना है, हमारी संस्कृति को बनाए रखना है। जैसे एक आपको छोटा सा उदाहरण बता दें कि अगर आप किसी बगीचे में जाते हैं, वहाँ तरह तरह के फूल है, तरह तरह के पक्षी है, जीव जंतु है, तो आपको देखने के बाद कितना अच्छा आनंद महसूस होता है। ठीक वैसा ही हमारा देश एक बाग की तरह, बगीचा की तरह सींचा गया है। और जिन लोगों ने हमारे देश को बनाया है उनको हम आज भी नमन करते हैं और हमें करते रहना चाहिए। और हमें अपने राष्ट्र को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। इसीलिए हमारे मौलिक कर्तव्य के तीसरा पार्ट में जो है, मौलिक कर्तव्य का तीसरा जो हम बताए होंगे कि देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा में हमने ये भी बताया होगा कि चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। और पांचवा हमने बताया होगा कि हमें ऐसी भावना का विकास करना है, हमें ऐसी भावना का विकास करना है जो हमारे समाज में समरसता, भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देवे। और साथ ही साथ हमें ऐसी कुप्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के प्रति सम्मान से जुड़ा हो, जो स्त्रियों के सम्मान के प्रति विरोधाभासी हो। अतः हमें स्त्रियों को जो सम्मान के विरोधाभासी जो प्रथा है उनको त्याग करना है, ऐसी प्रथा को। उसके अलावा हमें जो है हमारे देश की वन्य जीव प्राणी को संरक्षण रखना है। हमारी जो विरासत है, परंपरा है, संस्कृति, उसको बनाए रखना है। हमारी जो हमारा और भी है कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक ऐसा ही प्रयास होना चाहिए, हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक ऐसा प्रयास होना चाहिए जिससे हमारा देश उत्कर्ष के मार्ग पर आगे बढ़े और निरंतर प्रयास विकास की ओर होते जाए। हमें ऐसा व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए हमने इस राइम्स को बताया था कि मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। यह रामावतार त्यागी जी का लिखा हुआ बहुत बड़ी लंबी लाइन, बहुत ही अच्छी लाइन है। तो इसीलिए हमें राष्ट्र के प्रति, हमें राष्ट्र के जो मौलिक कर्तव्य हमारे दिए गए हैं, उन कर्तव्यों को जरूर आप अपने हृदय में संजोए रखें, बनाए रखें। और साथ ही साथ अपने राष्ट्र की हमेशा हमारे राष्ट्र के प्रति समान दृष्टिकोण बनाए रखें। और आपको एक बात आपको जो बता दे कि यह मौलिक कर्तव्य हमें जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि कानूनी बाध्यता नहीं है, जैसे मौलिक कर्तव्य को पालन करने की कानूनी बाध्यता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यदि अगर मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। जी नहीं, भले ही मौलिक कर्तव्य को पालन करने की कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन अन्य कई ऐसी विधियां हैं, अन्य कई ऐसे कानून हैं जो आपको जो है हमारे देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र सम्मान को बनाए रखने के लिए कानूनी बाध्यता है। तो आपको जैसा उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उस पर चर्चा करते हैं। ये तो आप समझ गए कि मौलिक कर्तव्यों को पालन करने कोई कानूनी बाध्यता नहीं, लेकिन परंतु अन्य कानूनी प्रावधान, पहला है राष्ट्रीय सम्मान निवारण अधिनियम। देखिए, इस पर आप जरा सा गौर कीजिए। ऐसे तो कर्तव्य को पालन करने के लिए कोई कानून प्रावधान नहीं है, लेकिन दूसरे कई कानून है, कई ऐसे दूसरे कानून हैं जो आपको, अगर आप मान लीजिए कि देश के राष्ट्रीय ध्वज को, मान लीजिए कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसका अपमान करते हैं तो उसके लिए आपको सजा का प्रावधान है। किस कानून के अंतर्गत?
तो राष्ट्रीय सम्मान निवारण अधिनियम 1971। अगर आप राष्ट्र के सम्मान को आघात पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो आपको कानूनी प्रावधान आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अब वो क्या है राष्ट्र के सम्मान? जैसे राष्ट्रध्वज को आप अपमान करना, राष्ट्रध्वज को जलाना, राष्ट्रध्वज को कह सकते हैं किसी शौकीन कपड़ा वगैरह में पहनना, राष्ट्रध्वज को माने अपमान करने पर, राष्ट्रध्वज जलाने पर, तो राष्ट्रध्वज को विकृति करने पर आपको जो है 3 साल, मिनिमम 3 साल का जुर्माना है, 3 साल का कैद है, 3 साल का कैद है और जुर्माना दोनों भी दिया जा सकता है। तो आपको सुने भी होंगे कि कई ऐसा मामला उठा, जैसे एक सचिन तेंदुलकर का मामला था। सचिन तेंदुलकर जी ने अपने जन्मदिन पर एक तिरंगे का बना हुआ केक, तिरंगे रंग का बना हुआ केक को काटा था। इस पर बहुत सारा विवाद हुआ था। आपको हाल फिलहाल 2004 में मल्लिका शेरावत का विवाद आया, जिसने तिरंगे झंडे को अपने कपड़े बना करके पहनना शुरू की थी। तिरंगे झंडे के जो रंग के अनुसार अपने कपड़े पहन करके, उसके कपड़े बना कर पहनी थी। उस पर भी जो है मतलब इस पर बहुत विवाद हुआ था। बहुत सारे विवाद उठते हैं। तो राष्ट्रध्वज को अगर आप मान लीजिए, कई जगह सुनते होंगे कि राष्ट्रध्वज को जलाया गया या उसको पैरों के तले रौदा गया, तो आप राष्ट्रध्वज को आपको सम्मान करना है। इसीलिए एक ध्वज संहिता कानून भी बना है 2002 में। ध्यान रखिएगा, ध्वज संहिता कानून 2002। तो ध्वज संहिता कानून 2002, इसके द्वारा भी प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज को आपको कैसे फहराना है, राष्ट्रीय ध्वज को कैसे उतारना है, राष्ट्रीय ध्वज को किन किन नियमों का पालन करना है, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान अगर करते हैं तो क्या क्या आपको सजा का प्रावधान है। इसके तहत भी आपको जो है दिया गया है। तो क्लियर समझ रहे होंगे कि मौलिक कर्तव्य को पालन करने के लिए भला ही कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन अन्य कानूनी प्रावधान के द्वारा आप जो है राष्ट्र के सम्मान को अगर क्षति पहुंचाते हैं तो आपको सजा या जुर्माना हो सकता है। दूसरा, मान लीजिए कि आप पढ़े हैं मौलिक कर्तव्य में कि नागरिकों के साथ आपको सामाजिक समरसता बनाए रखना है, भ्रातृत्व की भावना बनाए रखना है, ऐसी प्रथा को त्याग करना है जो स्त्रियों के विरुद्ध हो। तो उसके लिए भी कानून बना है ना। उसके लिए कौन सा कानून है? भले इसके लिए कानून नहीं है, लेकिन शुरू से कानून बना हुआ है। एक है सिविल अधिकार संरक्षण, ठीक है, इसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और भी है सिविल अधिकार संरक्षण, सिविल अधिकार संरक्षण 1976। अगर आप किसी नागरिक के साथ भेदभाव या किसी दुर्भावपूर्ण ग्रसित होकर के उससे भेदभाव करते हैं तो आपको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत आपको जो है कानूनी सजा दी जा सकती है। तो आप किसी नागरिक के साथ भेदभाव करते हैं या दुर्भावनाग्रस्त होकर के उसके साथ छुआछूत किसी प्रकार करते हैं तो आपको इस कानून के तहत सजा दी जा सकती है। उसके बाद है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगर आप वन्य जीवों को क्षति पहुंचाते हैं, है ना, वन्य जीवों को क्षति पहुंचाते हैं तो उसके तहत आपको कानूनी प्रावधान है। उसके अलावा जो है राष्ट्रीय संपत्ति सुरक्षा अधिनियम, अगर आप राष्ट्रीय संपत्ति को तोड़ फोड़ या उसको क्षतिग्रस्त करते हैं तो आपको जो है राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान और क्षतिपूर्ति के दुरुपयोग में आपको कानूनी सजा का प्रावधान है और मुआवजे का भी प्रावधान है। जैसा कि आप सुनते हैं यूपी गवर्नमेंट में हाल ही फिलहाल जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है, जिन लोगों ने, उनकी भरपाई, राष्ट्रीय संपत्ति के नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से राष्ट्रीय संपत्ति की भरपाई उन लोगों से किया जाएगा। यानी अगर राष्ट्रीय संपत्ति की नुकसान करते हैं तो आपको भरपाई आप ही के द्वारा किया जाएगा और दुगने कीमत पर किया जाएगा, जैसा कि यूपी सरकार ने दिया है। तो राष्ट्रीय संपत्ति सुरक्षा अधिनियम भी बना हुआ है। उसके अलावा बहुत सारा ऐसे कानून है जो हमें, भला ही मौलिक कर्तव्य के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन अलग में बहुत सारे ऐसा कानून है जो आपको हमारे देश की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता, राष्ट्रध्वज को पालन करने के लिए आपको कानूनी रूप से जिम्मेवार बनाता है। ठीक है, तो आज हम लोग बहुत अच्छा तरह से चर्चा किए
भाई कि मौलिक कर्तव्य क्या है और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, मौलिक कर्तव्य को किन समिति ने सिफारिश के आधार पर लिया गया, मौलिक कर्तव्य लागू करते समय किसकी सरकार थी, और शुरू में मौलिक कर्तव्य कितने लागू किए, कितने लागू किए गए जो 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत, और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, और मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी अलग से दूसरे कानून है, उसके कानून के तहत आपको जो है इसके दुरुपयोग पर, इसके मतलब कह सकते हैं क्षति पहुंचाने पर, सम्मान पर आपको जो है सजा या जुर्माने का प्रावधान है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा की है और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है, और ऐसे भी हम क्वेश्चन का एक जल्द ही जो है पॉलिटी का जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज भी लेके आएंगे। अल्टरनेटिव डे होगा जो एक दिन हम पढ़ाएंगे और उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर का एक दिन वीडियो होगा। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी करें। तो ठीक है, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ हम आपसे आशा रखते हैं कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।